हेलो बच्चों, अभी आप लोगों का 6 चैप्टर जो चल रहा है अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आज का आपका अगला टॉपिक है सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना नाड़ी के विषय में आज हम आप लोगों को बताएंगे। सुषुम्ना नाड़ी को मेरुरज्जु कहते हैं। वास्तव में यह मस्तिष्क का निचला आगे का भाग है जो सुषुम्ना शीर्षक द्वारा मस्तिष्क से संबंधित रहता है। यह सुषुम्ना शीर्षक से आरंभ होकर क्रमशः पतली होती है हुए रीढ़ की अस्थि के अंतिम भाग तक पहुंचाती है। इस प्रकार इसकी लंबाई लगभग 90 से 95 सेमी होती है। रीढ़ की कशेरुकाएँ एक दूसरे से इस प्रकार व्यवस्थित रहती हैं कि इससे उनके मध्य एक खोखली नाल सी बन जाती है। इसे कशेरुक नाल कहते हैं। सुषुम्ना इसे कशेरुक नाल में ये सुरक्षित रहती है। मस्तिष्क की भांति सुषुम्ना पर भी 1 से 3 झिल्लियों की जो होती है वह परत होती है जो क्रमशः बाह्य व मध्य व अंत में आवरण जो है ये सुषुम्ना की सुरक्षा करता है। अगला टॉपिक है सुषुम्ना की आकृति व रचना। सुषुम्ना हाथ की कनिष्ठिका के बराबर मोटी और कुछ चपटी तथा लंबी आकार की होती है जो सुषुम्ना शीर्षक से आरंभ होकर 90 से 95 सेमी लंबाई के पश्चात कमर तक जाती है। इसका बाह्य भाग श्वेत पदार्थ तथा आंतरिक भाग दूसरा पदार्थ से निर्मित होता है। अंत यह बाह्य रूप से कमल नाल सी प्रतीत होती है। यह मुख्य रूप से कशेरुक नाल में पड़ी रहती है, किंतु कशेरुकाओं के प्रवर्ध में बने हुए छिद्रों द्वारा इसके स्नायु सूत्र निकलकर बाहर आते हैं तथा शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त होकर अन्य अंगों की ओर चले जाते हैं। ये सुषुम्ना को आड़े रूप से काटने पर इसका अंदर वाला धूसर भाग तितली के आकार तथा शेष बाहरी भाग सफ़ेद होता है। स्नायु ये कोशिकाओं के केंद्रक वाला भाग जो है दूसर भाग में स्थित होता है तथा जो इसका बाह्य श्वेत भाग में कोशिकाओं के अछूत तंतु होते हैं जो माइलिन से आच्छादित होते हैं। सुषुम्ना के विभिन्न भागों में एक निश्चित दूरियों पर दोनों ओर से एक एक स्नायु सूत्र निकलते दिखाई देते हैं जिन्हें सुषुम्ना सूत्र मूल कहते हैं। इसे स्नायु सूत्रों के कुल 31 जोड़े होते हैं। इस प्रकार सुषुम्ना विभिन्न सूत्रों से मिलकर बनी होती है जिसमें संवैधानिक वे प्रेरक दोनों प्रकार से सूत्र पाए जाते हैं जो कशेरुक प्रवर्धनों से बाहर निकलकर संपूर्ण अंगों, पेशियों, संधियों व त्वचा में फैल जाते हैं। इन सूत्रों की विशेषता यह है कि शरीर के दाएं भाग के सूत्र बाएं भाग में तथा बाएं भाग के सूत्र मस्तिष्क के दाएं भाग में जाते हैं। मस्तिष्क के प्रेरणाएं इन सूत्रों द्वारा अंगों में जाती हैं तथा अंगों की संवेदना मस्तिष्क तक पहुंचती है। अब सुषुम्ना के कार्य हैं, तो सुषुम्ना के क्या कार्य हैं? सुषुम्ना स्नायु सूत्रों का एक सामूहिक रूप है, इसलिए इसका जो है मुख्य रूप शरीर के विभिन्न भागों से आई उत्तेजना व संवेगों की मस्तिष्क तक पहुंचाना तथा मस्तिष्क की प्रेरणा विभिन्न अंगों तक यह ले जाना होता है। दूसरा इसका है कि शरीर के दाएं भाग की सूचना मस्तिष्क के बाएं भाग में तथा बाएं भाग की सूचना दाएं भाग में पहुंचाती है। तीसरा है यह गर्दन में स्थित स्नायु केंद्र वक्षोदर मध्यस्थ पेशी की गतियों पर यह नियंत्रण रखते हैं। यह कार्य इन केंद्रों द्वारा निकली नाड़ियों द्वारा होता है, अतः गर्दन के यह ऊपर आघात पहुंचाने से श्वास क्रिया जो होती रुक जाती है। चौथा है सुषुम्ना प्रतिवर्ती क्रिया में मुख्य रूप से भाग लेती है।
और अतः इसमें कोई भी विकार उत्पन्न होने से इसके निम्न अंगों की गति जो है बिल्कुल जो है रुक जाती है। सुषुम्ना नाड़ी के जो है स्नायु सूत्र एक प्रकार के बिजली के तारों की भांति यह कार्य करती है। स्नायु सूत्र जो कि जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं, अतः यह जो है कुछ शरीर के अंगों में जो है गति संचालन कराने की भी यह क्षमता रखते हैं। इसके क्षतिग्रस्त होने का अर्थ होता है कि इससे संबंधित अंगों का निष्क्रिय होना अर्थात लकवा मार जाना। अगला टॉपिक है आप लोगों की सहज क्रिया। सुषुम्ना नाड़ी वैसे तो मस्तिष्क की जो होती है वह आज्ञा अनुसार ही अंगों को गतिशील होने का यह आदेश देती है, किंतु कभी कभी यह आवश्यकतावश यह मस्तिष्क की बिना आज्ञा प्राप्त किए हुए भी अंगों का विशेष क्रिया का करने का आदेश देती है। यह क्रियाएं जो हैं हमारी इच्छा या ज्ञान के बिना बाहरी प्रभाव के कारण संपन्न हो जाती हैं, अतः इन्हें सहज या प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे गर्म वस्तु या बर्तन में हाथ लगाते ही हाथ का हट जाना, जैसे किसी कारण से चौंक जाना, अंधेरे में पुतलियों का फैल जाना, सोते सोते मच्छर काटने पर उस स्थान पे खुजलाना आदि ऐसी ही क्रियाएं हैं जिन्हें संवेदों को सुषुम्ना नाड़ियाँ स्वयं ग्रहण करके उन अंगों का उचित क्रिया के आदेश दे देती है। ऐसे अनायास उत्पन्न होने वाले संवेदी मस्तिष्क तक नहीं पहुँचते। यह कार्य सुषुम्ना के जो है धूसर पदार्थ की कोशिकाओं अर्थात न्यूरॉन द्वारा संपन्न होते हैं। इन कार्यों का मस्तिष्क स्थित उच्च केंद्रों द्वारा बोध नहीं कराया जाता। सुषुम्ना अनायास होने वाले बाह्य प्रभावों से शरीर की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ऐसी ही क्रियाएं सहज या प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। यह क्रियाएं जन्मजात होती हैं तथा हमारी इच्छा के बिना होती रहती हैं। अगला टॉपिक है स्वायत्त क्रियाएं। जब बच्चा प्रेरक कार्य को सीखने की स्थिति में होता है तब अधिकांश क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा संचालित होती हैं, जैसे चलना फिरना, दोहरी लांघना, सीढ़ियाँ चढ़ना आदि। किंतु पूरी तरह अभ्यस्त हो जाने पर वह इन क्रियाओं को बिना सोचे हुए करने लगता है। तब यह जो होती है सहज क्रियाएं स्वायत्त क्रियाएं बन जाती हैं। यही कारण है कि बच्चा जब बहुत संभल कर सीढ़ियों चढ़ने उतरने पर भी गिर जाता है, किंतु अभ्यस्त होने पर यह जो है स्वाभाविक रूप से चढ़ने उतरने लगता है। अगला टॉपिक है परिधि स्नायु संस्थान। इस संस्थान के अंतर्गत कपाल नाड़ियाँ तथा सुषुम्ना नाड़ियाँ आती हैं। यह समस्त नाड़ियाँ स्नायु कोशिकाओं के धूसर पदार्थ से निकलने से सूत्रों से निर्मित हैं तथा समस्त शरीर में बिजली के तारों की भांति फैली होती हैं। इनके विभिन्न जो हैं कार्य होते हैं, जिनके अनुसार इन्हें 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है आप लोगों का संवेदी नाड़ियाँ। संवेदी नाड़ियाँ ये जो हैं ये बाह्य उत्तेजनाओं के द्वारा उत्पन्न अंगों की संवेदनाओं का मस्तिष्क व सुषुम्ना तक पहुँचाती हैं। दूसरा है प्रेरक नाड़ियाँ। ये नाड़ियाँ जो हैं केंद्रीय स्नायु संस्थान से प्रेरणाएं अर्थात मतलब आज्ञा लेकर विभिन्न भागों को देती है, जिसमें पेशी सक्रिय होती है। तीसरा है आप लोगों का मिश्रित नाड़ियाँ। कुछ लोगों की हड्डियाँ ऐसी होती हैं जो कि उपयुक्त दोनों कार्य संपन्न करने की जो है कि क्षमता रखते हैं। इन्हें हम मिश्रित नाड़ियाँ कहते हैं। अगला टॉपिक है आप लोगों का कपाल नाड़ियाँ। ये नाड़ियाँ जो हैं मस्तिष्क के विभिन्न भागों में फैली होती हैं, इसलिए इन्हें मस्तिष्क नाड़ियाँ भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से चेहरे के विभिन्न भागों से संबंधित होती हैं। कुछ त्वचा तक भी यह फैली होती हैं। ने चेहरे के भिन्न भावों को प्रदर्शन, नेत्रों, नासिका आदि की जो क्रिया पर इन्हीं नाड़ियों का नियंत्रण होता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे प्रत्येक स्नायु नाड़ी के जो जोड़े के रूप में होती है, इस आधार पर कपाल नाड़ियों के जो है मुख्य 12 जोड़े होते हैं, जिनका विभाजन कार्य वे
निम्न है। प्रथम जोड़ा पे यह घ्राण नाड़ी कहलाता है, जिसके द्वारा गंध सुरमय की अनुभूति होती है। दूसरा है दृष्टि, यह देखने की क्रिया से संबंधित होती है। तीसरा है अक्ष नाड़ियाँ, इन नाड़ियों को नेत्र चालक नाड़ियाँ भी कहते हैं, क्योंकि नेत्रों की गति इन्हीं से निर्देशित होती है। चौथा है चक्टक नाड़ियाँ, यह नाड़ियाँ जो होती हैं, यह नाड़ियाँ भी नेत्रों की गति से संबंधित होती हैं। पांचवा है त्रिशाखा नाड़ियाँ, इस नाड़ी की जो होती हैं 3 शाखाएं होती हैं, एक संवेदी शाखा तथा दूसरा प्रेरक शाखाएं, जो जबड़े व चेहरे की मांसपेशियों से क्या होती हैं, संबंधित होती हैं तथा जीव द्वारा आस्वादन की अनुभूति कराती है। छठवां है ऊर्ध्ववर्धनी नाड़ी, ऊर्ध्ववर्धनी नाड़ी, ये नाड़ियाँ जो होती हैं नेत्रों की गति नासिका, मुंह व जीभ की गति से संबंधित होती हैं। सातवां है आप लोगों का बच्चों मौखिक नाड़ी, ये जो होती हैं चेहरे की पेशियों की गति से संबंधित होती हैं। विभिन्न मुख्य मुद्राएं इन्हीं पर आधारित होते हैं। आठवां है श्रवण नाड़ियाँ, यह कानों से सुनने वाले संवेदों की अनुभूति कराती है। नौवां है जिह्वा ग्रसन नाड़ियाँ, इसका संबंध जो है निकलने की क्रिया तथा स्वाद से होता है। 10वां है बेगस या भ्रामक नाड़ियाँ, यह स्वायत्त नाड़ी संस्थान में कार्यों में सहायक होती हैं, यह अर्थात स्वयंत्र, फेफड़े, अमाशय, आंतों व यकृत से संबंधित होते हैं। 11वां है बच्चों आप लोग का उपमोर नाड़ियाँ, ये जो है गर्दन में पीठ की गति से जो होती है यह संबंधित होती हैं। 12वां है आप लोगों का अधोजिह्वा नाड़ियाँ, यह नाड़ियाँ जो है कि गति का संचालन करती है। और अगली टॉपिक है आप लोगों के सुषुम्ना नाड़ियाँ। सुषुम्ना नाड़ियों के कुल 33 जोड़े सुषुम्ना के दोनों ओर लगभग समान दूरियों पर निकलते हैं और इनकी एक शाखा सुषुम्ना के सामने की सतह से निकलती है तथा जिसे प्रेरक मूल या पृष्ठ मूल कहते हैं। दूसरी शाखा सुषुम्ना के पिछले भाग से आरंभ होती है, इसे संवेदी मूल या चालक मूल कहते हैं। सुषुम्ना के पृष्ठ भाग से निकले हुए नाड़ियों के सूत्र संवेदी तथा अधर सतह से निकले हुए स्नायु सूत्र प्रेरक या चालक सूत्र होते हैं। सुषुम्ना की जो नाड़ियाँ हैं वह संयुक्त होती हैं तथा सुषुम्ना से निकलते ये गुच्छे के रूप में हो जाते हैं। अगला टॉपिक है आप लोगों का स्वायत्त नाड़ी संस्थान। तो स्वायत्त नाड़ी संस्थान में क्या है, इस संस्थान के अंतर्गत मस्तिष्क जो है सुषुम्ना लेकर स्नायु कोशिकाओं का समूह तथा स्नायु सूत्रों से के गुच्छे आदि आते हैं। इसे संस्थान को पिंगल स्नायु संस्थान कहते हैं। ये नाड़ियाँ जो होती हैं सुषुम्ना के दोनों ओर गुच्छों के रूप में होती हैं, जिनमें स्थान पर गांठ सी प्रतीत होती हैं। इसमें कुछ शाखाएं सुषुम्ना के अक्ष तंतुओं तथा कुछ अक्ष तंतुओं द्वारा सीधे मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। स्वायत्त नाड़ियों की यह विशेषता होती है कि यह सुषुम्ना की मस्तिष्क की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। यह 2 प्रकार की होती है। एक पहला है अनुकंपी नाड़ियाँ, दूसरा है परानुकंपी नाड़ियाँ। अनुकंपी नाड़ियाँ कैसा है यह स्वतंत्र स्नायु नाड़ियाँ हैं जिनकी क्रिया अचेतन स्तर पर होती है, जैसे सोते किसी अंग को खुजलाना, तलुए में गुदगुदी करने पर पैर हटा लेना। इन कार्यों के लिए आवश्यक नहीं है कि बाह्य वातावरण की उत्तेजना या संवेद मस्तिष्क तक अवश्य पहुँचाई जाए। इसके अतिरिक्त अभ्यास वश हमारी जो शारीरिक क्रियाएं अनजाने में ही करने लगते हैं, जैसे इन्हें नाड़ियों से संबंधित है, जैसे साइकिल चलाते समय पैर मारना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना आदि। इस प्रकार के अनैच्छिक कार्य प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आते हैं। परानुकंपी नाड़ियाँ क्या हैं, यह नाड़ियाँ जो हैं
कि अनुकंपी नाड़ियों के विपरीत कार्य करती हैं तथा अंगों की क्रिया की गति को कम करती है। अगला टॉपिक है आप लोग का स्वायत्त संस्थान के कार्य। तो इसके कार्य क्या हैं? यह दोनों प्रकार की नाड़ियों के सम्मिलित प्रयास से हृदय गति, श्वास गति, पाचन क्रिया नियंत्रित रहकर नियमित तथा संतुलित रूप से होती रहती हैं। शरीर कुछ अनैच्छिक क्रियाओं को मस्तिष्क द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे श्वास क्रिया एक अनैच्छिक व अबाध रूप से होने वाली क्रिया है। इसमें हम अपनी इच्छा अनुसार कम या अधिक भी कर सकते हैं। किसी दुर्गंध के आने पर कुछ देर श्वास रोक लेना तथा सुगंध का आनंद लेने के लिए जल्दी जल्दी श्वास लेने लगना। प्राणायाम करते समय श्वास को कई घंटों तक रोके रहना। इसके एक अच्छा उदाहरण है कि स्वायत्त संस्थान असाधारण अवस्थाओं में शारीरिक क्रियाओं में विभिन्न परिवर्तन करने का भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। हमारे भयभीत होने की स्थिति में यह केंद्रीय संस्थान से उत्तेजना प्राप्त करके हृदय गति में वृद्धि, रक्त संचार में वृद्धि, पेशियों की सक्रियता में वृद्धि आदि करता है। अगला है आप लोगों का टॉपिक मादक वस्तुओं का मस्तिष्क पर प्रभाव। तो मादक वस्तुओं का मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है? मादक वस्तुएं जो है स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, साथ साथ यह मस्तिष्क पर भी इसका मतलब कुप्रभाव पड़ता है। मदिरा अपना प्रभाव जो है तुरंत दिखाती है। इसमें जैसे मीट, एल्कोहल तत्व क्षण अमाशा द्वारा यह शोषित हो जाती है और रक्त भ्रमण के समय यह मस्तिष्क में पहुंचकर उसे प्रभावित कर देता है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व तंत्रिकाओं को उच्चतर केंद्र दुर्बल हो जाता है। तब जब इसकी विचार शक्ति जो होती है क्षीण हो जाती है और यह फलस्वरूप आत्म संयम की भावना लुप्त हो जाती है। कुछ समय के लिए तो व्यक्ति मदिरा पीकर बेसुध व चिंताओं से मुक्त हो जाता है, परंतु एल्कोहल गुर्दे से बाहर जाने पर यह मस्तिष्क की जो होती है स्थिति अधिक बिगड़ जाती है। व्यक्ति इसमें भले बुरे का अंतर नहीं जान पाता है और न ही इसमें कोई विवेक की भावना रहती है। वह स्मरण शक्ति जो है अपना खो बैठता है, उल्टी सीधी बातें करने लगता है। उसके चलने की गति जो होती अस्त व्यस्त हो जाती है और इसके सेवन से जो है तंत्रिकाएं कुछ समय के लिए सूत्र हो जाती हैं। व्यक्ति उस समय तो उत्साहित तो होता है, परंतु खुमारी उतरने पर जब वो उतरता है तो बहुत खिन्नता का अनुभव करता है। अफीम व भांग भी मस्तिष्क को प्रारंभ में तो उद्दीपित करते हैं, तो फिर जो तदुपरांत वह उन्हें बहुत शिथिलता मिलती है। वास्तव में जो नशीली वाली वस्तुएं हैं वह मस्तिष्क पर अपना कुप्रभाव ही डालती हैं। अगर यहाँ तक कि चाय अधिक मात्रा में जैसे कि ली गई चाय, कॉफ़ी व कोको भी जो है तो वह आदि भी हानिकारक है हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए।